यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा पर। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। आपका अपना चैनल एबीपी गंगा अब एक बड़े बदलाव के साथ जल्द हाजिर होने वाला है। दरअसल वक्त बदल रहा है तो वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं। आप बस देखते रहिए एबीपी गंगा। खबरों की शुरुआत प्रयागराज से हम करने जा रहे हैं, जहां प्रशासन ने पिछले कई महीनों से अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर का आलीशान मकान जमींदोज कर दिया गया। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर से एक आलीशान इमारत को गिराया जा रहा है और इस वक्त सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे प्रदेश में सरकार और प्रशासन की ओर से माफिया और अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई चल रही है। अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की ये तस्वीरें झूसी इलाके की हैं, जहां दो अपराधियों के अवैध निर्माण पर पीडीए बुलडोजर चला रहा है। आपको बता दें कि ये इमारत शातिर अपराधी छुट्टन गिरी की है, जिसके खिलाफ झूसी थाने में मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक छतनाग में पीडीए से बिना नक्शा पास कराए 500 वर्ग गज में इस 2 मंजिला मकान को बनाया गया था। छुट्टन गिरी मनोज गिरी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपको ये भी बता दें कि 2014 से ही देवरिया जेल में बंद है छुट्टन गिरी। इसके अलावा छतनाग में ही शातिर अपराधी ऋषि भारतीया के भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के बाद अब एक और आईपीएस के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। कोर्ट ने आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। डीआईजी अरविंद सेन की तलाश तेज हो गई है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद लखनऊ कोर्ट ने जारी किया है एनबीडब्ल्यू। अरविंद सेन के पर आरोप है कि वो पशुपालन घोटाले में मास्टरमाइंड आशीष राय के कहने पर व्यापारी को दफ्तर में धमकी देता था। तो हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है। आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ उन पर आरोप है कि वो पशुपालन घोटाले में मास्टरमाइंड रहे आशीष राय के कहने पर व्यापारी को दफ्तर में धमकी देते थे। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गए हैं। और अब एक अहम खबर, कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल है। प्राइवेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर से लेकर पैथोलॉजी लैब्स बंद रहेंगी। प्रदेश के निजी हॉस्पिटल में ओपीडी नहीं खुलेगी। इमरजेंसी और कोविड को छोड़कर सभी सेवाएं अस्पतालों में ठप रहेंगी। सरकारी अस्पतालों पर भी इसका असर पड़ेगा और सुबह 6 बजे से यह हड़ताल शुरू हो जाएगी। यूपी में 24 घंटे की हड़ताल की तैयारी है। दरअसल आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी अधिकार देने का यह पूरा मामला है, जो उन्हें नहीं दिया गया और केंद्र सरकार से अधिकार देने से आईएमए ने नाराजगी जताई है। सीधे अब आपको ले चलते हैं लखनऊ से। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, विस्तार से बताइएगा क्या नाराजगी है डॉक्टर्स की? आशा, देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनको भी सर्जरी का अधिकार देने से संबंधित व्यवस्था लागू की है, जिसके विरोध में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आ गया है। उनका जो लगातार विरोध चल रहा था आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार देने का, उसी के तहत अभी हाल ही में इन लोगों ने 1 दिन 2 घंटे का सांकेतिक विरोध अपना दर्ज कराया था और उसके बाद 11 तारीख को हड़ताल की चेतावनी दी थी। और इसी क्रम में अब कल जो है आईएमए के बैनर तले जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। सुबह 6 बजे से इनकी हड़ताल शुरू होगी। वैसे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 12 घंटे की हड़ताल प्रस्तावित की थी, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जो आईएमए है वो
करीब 24 घंटे की हड़ताल की तैयारी में है। निश्चित रूप से ऐसे में जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो प्रभावित होगी, मरीजों को इसकी वजह से समस्या आना तय मानकर चलिए। हालांकि कोविड काल है, इसको देखते हुए जो कोविड की ओपीडी या कोविड का इलाज जिन जगहों पर चलता है या जो इमरजेंसी है अस्पतालों की, वहां पर इस हड़ताल को नहीं रखा जाएगा, वहां पर काम चलता रहेगा। लेकिन बाकी जितनी भी ओपीडी है या जो इलेक्टिव सर्जरी है यानी जिनको आगे टाला, मतलब कोविड और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद रहेंगी, बाकी सेवाएं बंद रहेंगी। शुक्रिया शैलेश अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली और उसके आसपास डेरा जमाकर बैठे हुए हैं। कानून वापस न लेने पर आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार किसानों को मनाने और आंदोलन खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकालने पर मंथन कर रही है। इसी बीच आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार एमएसपी के मुद्दे पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है और कृषि कानूनों के प्रावधानों को लेकर आपत्तियों को हल करने के लिए किसानों को बातचीत करने की अपील कर चुकी है। कृषि मंत्री ने आज किसानों के सामने क्या पेशकश की, आपको वो सुनवाते हैं। एमएसपी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और एमएसपी के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। किसानों की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। एक तरफ केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन की बात को दोहराते हुए किसान संगठनों को फिर से बातचीत के लिए बुलाया, तो दूसरी तरफ किसान अब भी कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर ही अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के अड़ियल रुख को छोड़ने की अपील की। किसानों ने यह भी कहा कि वो सरकार से बातचीत को तैयार है, लेकिन सरकार को कृषि कानून पर अपना सख्त रवैया जो है उसमें नरमी लानी चाहिए। किसानों ने कहा कि सरकार को बुधवार को ही नया प्रस्ताव देना चाहिए था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। हालांकि इन सारी बातों के बीच किसान अब भी कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये कृषि का जो ऑनगोइंग प्रोसेस था उसको ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट को संभालने के लिए आए हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि कानून में जो गलत है उसको ठीक करा लो। भाई कानून ही क्यों लाए, कानून ही गलत लाए हो आप। तो ये जो किसान संगठन उठा रहे हैं, ये आवाज आपके मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। ये आने ही नहीं चाहिए थे। हमारा डिमांड नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में शुरू करो, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, प्राइवेट मंडी शुरू करो। क्यों लाया गया ये कानून? अब बंगाल, बिहार, यूपी से पैडी जो है वो पंजाब की मंडियों की एपीएमसी मंडियों में क्यों जाके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं वो चाहे जो जखीरेबाजी बढ़ाने वाला बात है, तो इस हम इसेंशियली इस चीज के लिए इनको रिजेक्ट करते हैं। उधर नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए किसानों ने कोविड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर पर इकट्ठा किसानों से जब प्रशासन ने कोविड टेस्ट कराने की बात कही तो उन्होंने इनकार कर दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों के कोरोना जांच के लिए प्रशासन ने वहीं पर कोविड कैंप लगाया है। केवल किसानों का ही नहीं बल्कि सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों और पुलिस कर्मियों का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। किसानों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार करते हुए ठिठुरती ठंड में प्रदर्शन जारी रखने के लिए कंबल और लकड़ी की मांग की है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वापस बॉर्डर की तरफ लौट आई और इस दौरान पुलिस ने किसानों को फूल और मास्क बांटे। गुरुवार को सीएम योगी को गोरखपुर के दौरे पर वो पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें संस्थापक सप्ताह समारोह में शिरकत भी करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि असफलता एक चुनौती और सफलता कुछ करने की जिज्ञासा प्रस्तुत करती है। जो इसके बीच में समन्वय बनाकर चलता है वो सफल होता है। सीएम ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का जन्म शताब्दी वर्ष है।
साथ ही ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 125वीं जन्म जयंती वर्ष भी है। सीएम ने कहा, हमारे पूर्वजों ने जिंदगी का बहुत ही अच्छा सूत्र दिया है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा और बुरा करेंगे तो उसका परिणाम उसके अनुरूप ही आएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में एक ही नाम पर 25 फर्जी महिला टीचर्स की तैनाती का मामला आपको याद होगा, जिसने शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार की कलई खोलकर रख दी थी। लेकिन अब लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विभाग के 353 कर्मचारी नदारद मिले हैं। दरअसल शिक्षा निदेशालय के मुताबिक लखनऊ जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में कुल 8,337 लोगों का स्टाफ है, जिनमें से 8,155 कर्मचारी फिलहाल काम कर रहे हैं। डायरेक्टरेट के मुताबिक इन 8,337 कर्मचारियों में से 7,688 लोगों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपना वेरिफिकेशन करा लिया। लेकिन शिक्षा निदेशालय ने जानकारी दी कि अब तक 353 कर्मचारियों ने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया, जबकि लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन हो चुका है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि 353 कर्मचारियों ने वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया। वहीं अब शिक्षा निदेशालय ने कहा कि अगर कर्मचारियों का वेरिफिकेशन 17 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी जाएगी। काफ़ी समय से हम बेसिक शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि वो जितने शिक्षक हैं और अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं उनका सारे सर्विस रिकॉर्ड अपलोड करें। हमने ये उनको स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित समय के अंतर्गत वो अपना डेटा वेरीफाई नहीं करते हैं, सर्विस रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ हमारे यहाँ जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पे नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, उनकी जांच कर रही है। तो अगर ये लगता है कि इनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और उसमें कोई चीज़ संदिग्ध है तो उसको हम एसटीएफ को भेज के जांच कराने का सोचेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 18,000 कर्मचारी, शिक्षक और अन्य स्टाफ इस समय निदेशालय के रडार पर हैं। ये वो लोग हैं जिनका अभी तक डिजिटल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। मानव संपदा पोर्टल पर इनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। बहरहाल निदेशालय ने सभी बीएसए को स्पष्ट कर दिया है कि अगर 17 दिसंबर तक इन लोग का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उनकी सूची संदिग्ध मानते हुए एसटीएफ को सौंप दी जाएगी। देखना होगा कि अब अंतिम तिथि तक कितने लोग इस सूची में वेरीफाई होते हैं और कितने संदिग्ध होने के बाद एसटीएफ की सूची में चढ़ते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। कोरोना को खत्म करने के लिए दुनिया भर को वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच आज एक वैक्सीन पर अलीगढ़ से एक अच्छी खबर आई है, जिससे भारत में जल्द ही वैक्सीन आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रही कोरोना वैक्सीन के परीक्षण में 1000 वॉलंटियर्स पर कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल सफलता से पूरा हो गया है। प्रोजेक्ट के मुख्य जांचकर्ता प्रोफेसर शमीम अहमद ने जानकारी दी कि प्रशिक्षण रिकॉर्ड 12 दिनों में पूरा किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण का दूसरा राउंड 18 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मिल के ये वैक्सीन डिज़ाइन की है और उसका प्रोडक्शन शुरू किया है। और जो इसका ये था कि 1000 वॉलंटियर्स हम लोग को सिलेक्ट करने हैं, तो ये काम हम लोगों ने विद इन 12 डेज जो रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया। फर्स्ट फेज़ हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट फेज़ हमारा 18 जनवरी से 18 दिसंबर से शुरू होगा। उधर लखनऊ पुलिस ने हनी ट्रैप का मामले का एक बड़ा खुलासा किया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग के फरार 3 आरोपियों पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक गैंग सेक्स एक्सटॉर्शन गैंग के रूप में काम करता है और गैंग का खुलासा तब हुआ जब पिछले दिनों आरोपियों ने लोहिया संस्थान के एक डॉक्टर को अपना निशाना बनाया, लेकिन डॉक्टर आरोपियों के चंगुल से बच निकला और मामले की शिकायत विभूति खंड पुलिस से कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की जड़ें कई प्रदेशों में फैली हैं और अब तक ये लोग कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। टेलीफोन के माध्यम से लोगों को बुलाया जाता था और मेलजोल बढ़ाई जाती थी और तदनुसार जैसे जैसे उनके प्रवृत्ति होती थी उस अनुसार आगे की ये लोग काम करते थे।
एटा से एक ऐसी खबर जिसे देख सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहां शादी के लिए बारात आई, बैंड बाजा बजा, लेकिन ऐन शादी से पहले दूल्हा फरार हो गया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बारात लगी, बैंड बाजा बजा, जयमाला का रस्म हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी तहरीर थाने तक पहुंच गई। दरअसल इस वीडियो में दूल्हा दुल्हन बड़े आराम से जयमाला का रस्म पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुल्हन खुश है कि उसे सपनों का राजकुमार मिल गया, लेकिन दूल्हा जयमाला डालने के बाद बारात सहित फरार हो गया तो इलाके में हड़कंप मच गया। वाकया एटा जनपद के अवागढ़ थाना क्षेत्र के नगला भिखारी का है। बीती रात बुलंदशहर के असदपुर से यहां धूमधाम से एक बारात आई। इलाके में बैंड बाजे ने धूम मचा दी, लेकिन बताया जाता है कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर दूल्हा बारात समेत बिना फेरे डाले फरार हो गया। दुल्हन के पिता ने अब अवागढ़ थाने में दूल्हा, उसके पिता, भाई बहन के खिलाफ तहरीर दी है। दूल्हे के फरार होने के बाद लड़की के पिता ने लड़के और उसके परिवार को खूब ढूंढा और फोन भी किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। शिकायत के बाद पुलिस दहेज और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए एटा से राकेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गंगा प्राइम में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 15 दिसंबर से शुरू हो रही रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में गमछे, रुमाल और डिजाइनर मास्क पहनकर आने पर रोक लगा दी है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से परीक्षाएं लंबे समय से रुकी हुई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 15 दिसंबर 2020 से शुरू हो रही रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर साधारण मास्क पहनकर जाना होगा। डिजाइनर मास्क पहनने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स मानक के विपरीत मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र आते हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र जाने की अनुमति नहीं होगी। कैंडिडेट्स मुंह पर रुमाल या गमछा बांधकर भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। डिजाइनर मास्क, रुमाल या गमछा को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उतरवाया जाएगा और परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को साधारण मास्क दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर मास्क की कमी न हो, इसके लिए आरआरबी इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर रहा है। कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि वो जो प्रॉपर मास्क है वो पहन के आए तो वो उनके लिए उचित होगा। अन्यथा हमारा इंस्ट्रक्शन केवल ये है कि उचित मास्क पहने। अगर वहाँ जो ऑफिशियल है फ्रिस्किंग करते वक्त एग्ज़ाम शुरू होने से पहले अगर उसको थोड़ा भी दुरुपयोग का शक होगा तो उस वक्त उसको दूसरा मास्क एग्जाम सेंटर पर ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मास्क की आड़ में नकल किए जाने, ब्लूटूथ या फिर कोई अन्य डिवाइस छिपाए जाने और अभ्यर्थी की जगह किसी और को बिठाए जाने की आशंकाओं के मद्देनजर ये कदम उठाया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को बिठाने में 6 फीट की दूरी का ख्याल रखने के साथ साथ सभी केंद्रों पर सैनिटाइजर के भी इंतजाम रहेंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की इलाहाबाद रीजन के इलाहाबाद का जो रीजन है उसमें 119 पदों पर भर्ती होनी है। 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 8 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। ये 8 केंद्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के हैं। 15 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होकर 18 दिसंबर तक चलेंगी और जो अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ सामान्य तरीके का सर्जिकल मास्क पहनकर ही जाना होगा, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड नकल की आशंका के मद्देनजर बाकी तरह के मास्क, गमछे और रुमाल पर रोक लगा रहा है। और साथ ही साथ उन्हें यह हिदायत भी दी गई है कि अगर वो दूसरे तरीके के मास्क पहन कर आएंगे, डिजाइनर मास्क, गमछा या रुमाल पहन कर आएंगे, तो वो केंद्र पर जमा करा दिया जाएगा और उन्हें रेलवे की तरफ से वहीं पर निःशुल्क सर्जिकल मास्क दिया जाएगा, ताकि नकल की आशंका को
रोका जा सके, उस पर लगाम लगाया जा सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और अब रुख करते हैं उन्नाव का, जहां बिजली विभाग की एक बड़ी कारगुजारी सामने आई है। बिजली विभाग ने एक भूमिहीन किसान के घर 26 लाख का बिल भेज दिया। बिल पहुंचने के बाद से किसान के होश उड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग अक्सर अपने किसी न किसी कारनामे को लेकर चर्चा में रहता है। गंगा घाट थाना इलाके के बेहटा गांव के रहने वाले भूमिहीन किसान रामू के घर उस समय हड़कंप मच गया जब 4 दिसंबर को 1-2 नहीं बल्कि विद्युत विभाग ने 26 लाख का बिल किसान के घर भेज दिया। 26 लाख का बिल आने से किसान के घर सन्नाटे जैसा माहौल है। परेशान किसान विद्युत विभाग के दफ्तर के कई दिन से चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसान के मुताबिक अधिकारी लगातार केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बिल सही करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल भरा हमारे पास तो क्षमता है नहीं जितना बिल आवा। हमारे घर बीवी तो बीमार आते जब से बिल आया है, उनकी हालत खराब है, उनकी सुनी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। किसानी काम करते हैं, किसानी मजदूरी यही मिल जाती, खेती है नहीं कुछ। 5 लड़की हैं, उनकी शादी करे हो गए, शादी करी फिर रास्ता बिल वही, हम कहाँ से दें? न खेती है न कुछ है हमारे पास। अधिकारियों के यहाँ आप गए हैं? हाँ, वहाँ तो क्या आश्वासन मिला? वहाँ कहते हो जाएगा सही हो जाएगा, कुछ होते नहीं। पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाकर आधुनिक होने का दावा करने वाले बिजली विभाग की जब पोल खुली तो एक्सियन ये दलील दे रहे हैं कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से किसान के घर 26 लाख का बिल पहुंचा और किसान का बिल सही कराने की कार्रवाई की जा रही है। आज ही संज्ञान में आया है, आप ही लोगों द्वारा बताया गया और भी कुछ लोगों द्वारा बताया गया, तो उसको हम दिखवा रहे हैं, आज ही सही करा के भेजेंगे। इसमें कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से सीधे 80,000 यूनिट का बिल उठा लेता है, 8,000 का इस टाइप से, तो बिल बढ़ जाता है, बहुत फल्टी बिल बन जाता है। और आप लोगों ने संज्ञान में लाया, जो ऐसे केस और भी होंगे उनको भी हम दिखवा के विदिन 2 डेज रिजॉल्व कराएंगे। और इनका जो है रामू राठौर जी का आज ही हम बिल रिवाइज करके प्रोवाइड करा देंगे उनको। भले ही 26 लाख के बिल के लिए तकनीकी गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन मामला मीडिया के संज्ञान में आने से पहले पिछले कई दिनों से विद्युत विभाग के चक्कर लगा रहे किसान की सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। एबीपी गंगा के लिए उन्नाव से आशीष की रिपोर्ट।